Assalamualaikum, my dear students. I hope you are doing well and enjoying online studies from homes with great freedom. Now let's begin today's content of the interesting subject that is engrossing as well. आज हम बात करेंगे सिर्फ डेफिनेशंस की। आपने क्या करना है, आपने डेफिनेशंस को गो थ्रू करना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अभी आपका जो न्यूमेरिक हम कह सकते हैं डाटा और नोटेशंस हैं वो हमने भी स्टार्ट नहीं करनी। अभी क्या करना है, सिर्फ हमने कुछ वेरिएबल्स को, कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, उन्हें डाइजेस्ट करना है ताकि हम अगले चैप्टर्स में उन्हें यूटिलाइज कर सकें। तो सबसे पहले वेरिएबल की टर्म आपके लिए न्यू नहीं होगी, आपने रिसर्च में पढ़ी होगी, लेकिन हम इसे स्टैटिस्टिकल कंटेंट में पढ़ते हैं कि इसका इस कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है। वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशन दैट चेंजेस और हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। डेफिनेटली ये वेरी करती है। वेरिएबल जो कि है वो वेरी के वर्ड से निकला हुआ, यानी कि डिफरेंट यानी कि चेंज, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन भी हो सकती है, डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकती है। हम आगे से फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। वंस अगेन वेरिएबल्स कैन बी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि पिछली डेफिनेशन में बताया, दैट डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। अब इसकी एग्जांपल बेस्ट है एज हाइट, वेट, जेंडर और पर्सनालिटी, जो कि एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करती है, तो ये वेरिएबल हो सकता है। Also variable can be environmental condition that changes such as temperature, time of the day or the size of the room in which the research is being conducted। ये वाले वेरिएबल भी हो सकते हैं, टेम्परेचर, टाइम ऑफ द डे। कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं, सुबह सुबह उन्हें बहुत सी चीज़ें याद रह जाती हैं, वो स्टडी करने के आदी होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो लेट तक जागते हैं, तो ये टाइम ऑफ द डे भी एक एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, हम इसे भी वेरिएबल कह सकते हैं। द मेजरमेंट ऑब्टेन्ड फॉर ईच इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ डेटम। डेटम एक सिंगुलर वर्ड है, और मोर कॉमनली अ रॉ स्कोर। इसे हम स्कोर और रॉ स्कोर कह सकते हैं। जो भी हम मेजरमेंट ऑब्टेन करेंगे इंडिविजुअल से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्लास में एक रैंडम सा सर्वे किया कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आए वो डेटम होगी, जिसे हम रॉ स्कोर या स्कोर भी कह सकते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ स्कोर इज कॉल्ड द डाटा सेट और सिंपली द डाटा। अगर हम डाटा की जगह डाटा सेट का वर्ड यूज करते हैं पेपर में या कहीं पे भी, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये अल्टरनेटिवली यूज किए जा सकते हैं, अ डाटा सेट और डाटा। जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में डाटा का जिक्र हो रहा है, डाटा का वर्ड प्लूरल है। डाटा आर मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस। मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज में भी देखा है कि डाटा के साथ सिंगुलर वर्ड का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे डाटा वॉज कंडक्टेड, तो ये गलत है। डाटा वर कंडक्टेड होगा। डाटा आर मेजरमेंट, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर टर्म होगा अ डाटम। ठीक है। डाटा प्लूरल आर मेजरमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। A data set is a collection of measurements or observation. A datum singular is a single measurement or observation and is commonly called a score or a raw score. Clear? Descriptive and inferential statistics, ये इसकी definition नहीं है, जैसे इसका intro है। Although researchers have developed a variety of different statistical procedures to organize and interpret data, these different procedures can be classified into two general categories. हमने डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत से प्रोसीजर देखे हैं, लेकिन इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड इज इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए या समराइज करने के लिए यूज हो रही है, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। Definition of descriptive statistics. Descriptive statistics are statistical procedure used to summarize, organize and simplify data. यानी कि अब यहाँ पर बता सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करना, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रही है समराइज की फॉर्म में, ऑर्गेनाइज की फॉर्म में और सिंप्लीफाई की फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर टेक्निक दैट टेक रॉ स्कोर। एक हमने रॉ, जैसे पूरी यूनिवर्सिटी से हमने ये पूछा कि आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है, उसके बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। हमने उनको ऑर्गेनाइज कर दिया गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर, कि गर्ल्स का कलर कौन सा फेवरेट है, बॉयज़ का कलर फेवरेट कौन सा है। फिर हमने इसको फर्दर समराइज कर दिया कि इस एज ग्रुप के लोगों का फेवरेट कलर कौन सा, यानी कि टीन में लड़कियों का फेवरेट कलर कौन सा, टीन में लड़कों का फेवरेट कलर कौन सा, और थोड़े से एडल्ट हुए हैं, अर्ली एडल्ट में कौन सा, लेट एडल्ट में कौन सा है। तो हमने उनको समराइज करके एक टेबल की फॉर्म में कर दिया। देन इन अ फॉर्म दैट इज मोर मैनेजेबल, यानी हम उसे बहुत ज़्यादा मैनेजेबल कर सकते हैं डाटा। हमने उसको कैटेगराइज कर दिया और इजीली एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया, या फिर हमने उसको ये हिस्टोग्राम बना दिया, कुछ भी, तो वो मोर मैनेजेबल डाटा होगा।
ऑफन द स्कोर्स आर ऑर्गेनाइज इन अ टेबल और ग्राफ। जैसे कि मैंने प्रीवियस अभी बताया कि हम डाटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे या तो टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में। ग्राफ में भी बहुत इजीली हमें पता चल जाता है फीमेल का डाटा कौन सा है, मेल का डाटा कौन सा है, सो दैट इट इज पॉसिबल टू सी द एंटायर सेट ऑफ स्कोर, यानी कि हम एक ही ग्लिम्स में पूरा का पूरा डाटा देख सकते हैं, एक पिक्चर की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ओके जी, पहले हमने बात की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, अब हम बात करें डेफिनेशन ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। द सेकंड जनरल कैटेगरी ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है हम इन्फर कर रहे हैं, रिजल्ट को कंक्लूड कर रहे हैं। Inferential statistics are methods that use sample data to make general statement about a population. General statement क्या मतलब है, हम किसी population के बारे में कुछ conclusion draw कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन है जो मैंने ग्रीन कलर में लिखी है। Inferential statistics consist of technique that allow us to study sample and then make generalization about the population from which they were selected। यानी कि हमने पूरा पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया, हमने उसको स्टडी किया, फिर उसका जो रिजल्ट आया वो पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर दिया। तो इस वाले को स्टैटिस्टिक्स को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। बिकॉज पॉपुलेशन आर टिपिकली वेरी लार्ज, इट यूजुअली इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एवरीवन इन द पॉपुलेशन, देयरफॉर अ सैंपल इज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग एरर की। One sample with using samples, however, is that a sample provides only limited information about the population। इसके बारे में नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हमें इन्फॉर्मेशन लिमिटेड मिलेगी। फॉर एग्जांपल 100 की पॉपुलेशन है हमारे पास और हमने 5 का एक सेट लिया है जो सैंपल का, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो लिमिटेड होगी, हम उसे कम्प्लीटली जनरलाइज नहीं कर सकते पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। Although samples are generally representative of their population, a sample is not expected to give a perfectly accurate picture of the whole population। क्योंकि हम perfectly क्या हमारा जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी की सारी सैंपल के अंदर नहीं हो सकती, पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए जो भी कोई एरर्स रह जाएंगे वो सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं। दे यूजुअली सम डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कि लूप है वहाँ पे बिटवीन अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स के बारे में और पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में ज़रा डिटेल में बताया, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको इन टर्म से आपको अच्छी तरीके से वाकफियत होगी। This discrepancy is called sampling error and it creates the fundamental problem that inferential statistics must always address। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जैसे हमारी क्लास में होता है कि साइकोलॉजी की क्लास में मेल की जो नंबर ऑफ मेल्स है वो कम है नंबर ऑफ फीमेल से। अगर मैं आपकी क्लास में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लूँ और मैं 2 मेल और 2 फीमेल ले लूँ तो मेरा सैंपल पहली बात ही वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, क्योंकि फीमेल की जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो ज़्यादा है, मेरे पास नंबर ऑफ मेल जो है वो कम है। तो क्या ये 2 मेल और 2 फीमेल मेरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसमें एरर आ गया, तो मेरी सैम्पलिंग में एरर आ गया। डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर इज अ नेचुरली अकरिंग डिस्क्रिपेंसी। अब ये नेचुरल है, हम इसको रोक नहीं सकते। अगर हम लोग खुद चूज करेंगे तो हमारी जो सैम्पलिंग है वो भी खराब हो जाएगी। ये डिस्क्रिपेंसी है और एरर है दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। ये इसकी डेफिनेशन। अगर मैं पेपर में क्वेश्चन करूं कि सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन, तो ये 3.5 लाइन्स। क्लियर? ओके जी, जैसे मैंने प्रीवियस में बात की थी कि मैं एक छोटी सी पिक्चर दिखाने वाली हूँ। ये है मेरे पास 100 की पॉपुलेशन, जो कि कॉलेज स्टूडेंट हैं। पॉपुलेशन की अब कैरेक्टरिस्टिक देखो, पूरी 100 की पॉपुलेशन को तो हम ये कर सकते हैं ना। इसकी एवरेज एज है 21.3 यानी कि 21 ईयर 3 मंथ्स। एवरेज IQ है 112.5। इसमें 65% फीमेल हैं और 35% मेल, यानी कि फीमेल्स जो है वो आउट नंबर्ड है देन मेल। अब हमारा सैंपल 1 जो हमने चूज किया हुआ है वो है, उसमें है एरिक, जेसिका, लॉरा, कैरन और ब्रेन। अब यहाँ पे सैंपल स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। एवरेज एज जिसकी आ रही है 19.8, यानी पॉपुलेशन की एवरेज एज थी 21.3, यानी डिस्क्रिपेंसी एज में भी आ गई। अब एवरेज IQ है यहाँ पर, क्योंकि फीमेल की यहाँ पर नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, कैरन, लॉरा, जेसिका, तो हम कह सकते हैं कि 60% इसमें फीमेल है। उनका IQ आ रहा है 104.6। हमारी जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज IQ है 112.5।
अब यहाँ पर 60% फीमेल है और 40% मेल है, ये थोड़ा सा रेलिवेंट हो रहा है हमारी पॉपुलेशन के साथ, थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रही है पॉपुलेशन को, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। हमारी पॉपुलेशन में डिफरेंस है 65% जो है फीमेल है और 35% मेल है। लेकिन इसी तरह सैम्पल नंबर 2 के ऊपर अगर हम देखें तो है इसमें टॉम, क्रिस्टिन, सारा, एंड्रयू एंड जॉन। अब यहाँ पे सैम्पल स्टैटिस्टिक्स क्या है, इनकी एवरेज एज है 20.4, यानी कि प्रीवियस वाले सैम्पल 1 से लिटिल बेटर, ये थोड़ा सा पॉपुलेशन की तरफ जा रही है। लेकिन इनका एवरेज आईक्यू है 114, यानी कि हमारे ओरिजिनल पॉपुलेशन के आईक्यू से भी थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर मेल आउट नंबर्ड है देन फीमेल। मेल की यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके नंबर है 60% है मेल और फीमेल है 40%, तो उनका आईक्यू भी चेंज हो गया, उनकी एवरेज एज भी चेंज हो गई। यानी कि ये जो एरर आ रहे हैं ये नेचुरल एरर है और इसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कि वेरिएबल से हमने बात की थी और अब हम वेरिएबल की रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स किस तरह, कितने किस्म के हो सकते हैं, वेरिएबल कितनी किस्म के हो सकते हैं, हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे। In the correlational method, two different variables are observed to determine whether there is a relationship between them. अब अगर दो वेरिएबल के दरमियान में सिर्फ हम ये स्टडी कर रहे हैं कि इधर इनके बीच में रिलेशनशिप है और या नहीं, तो इसका मतलब है कि हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं देख रहे। लेकिन कोरिलेशन रिसर्च की भी कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन है, द रिजल्ट फ्रॉम अ कोरिलेशन स्टडी कैन demonstrate the existence of a relationship between two variables but they do not provide an explanation for the relationship। यानी वो हमें ये तो बता सकते हैं कि इधर इनका रिलेशनशिप है और नहीं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि रिलेशनशिप क्यों है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इन पर्टिकुलर अ कोरिलेशन स्टडी कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी हमें नहीं बता सकती कि अगर हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करें तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। ये आपने रिसर्च में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं। मैं इसलिए स्पीड में पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी लेंथ शॉर्ट रखनी है ताकि ये इजीली अपलोड हो जाए, कन्वर्ट हो जाए और आप तक पहुँच जाए। हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अ सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन वेकअप टाइम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर अ ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये स्टडी है कि वेकअप टाइम का रिलेशनशिप है एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ। वो लोग जो लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं उनका एकेडमिक स्कोर कम है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो जल्दी उठते हैं, हु वेक अर्ली। अब हाउ देयर आर मैनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं कि कौन इनकी क्या वजह है इसकी इस रिलेशनशिप की, लेकिन कोरिलेशन स्टडी ये फैक्टर्स को डिटरमिन नहीं करता। टू डेमोन्स्ट्रेट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिसर्चर मस्ट यूज द एक्सपेरिमेंटल मेथड विच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, वो ये वाली कोरिलेशनल स्टडी हमें नहीं डिटरमिन कर सकती। हमारी रिसर्च का क्वेश्चन क्या होगा, हमारा रिसर्च क्वेश्चन डिटरमिन करेगा कि हमने कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज करना है, रिलेशनशिप वाला यूज करना है या कॉज एंड इफेक्ट का यूज करना है। अब हम कॉज एंड इफेक्ट को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड। One specific research method that involves comparing group of score is known as experimental method or experimental research strategy। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए एक्सपेरिमेंटल मेथड पे नोट लिखे या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्ट्रैटेजी पर, तो ये सेम है, इनके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना। द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज टू डेमोन्स्ट्रेट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर कॉज कर रहा है, यानी कि एक की वजह से दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। Specifically, an experiment attempts to show that changing the value of one variable causes changes to occur in the second variable। जैसे प्रीवियस वाली एग्जांपल लेते हैं, अगर हम स्लीपिंग आवर्स का इफेक्ट देखना चाहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ, तो हम 2 या 3 ग्रुप बना लें। एक ग्रुप को हमने 8 आवर्स की स्लीप प्रोवाइड की, दूसरे को हमने 6 आवर्स की करी और तीसरे ग्रुप सी को हमने 4 आवर्स की स्लीप जो है वो प्रोवाइड की और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी और देखा कि क्या स्लीपिंग आवर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारा मेथड जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा। ओके जी, इसकी 2 तरह की टर्मिनोलॉजी इसमें बहुत दफ़ा यूज़ हो रही होंगी, एक मैनिपुलेशन, दूसरा कंट्रोल। जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना हो तो उसमें पहला वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। जैसे मेरी प्रीवियस एग्जाम्पल, मैंने स्लीपिंग आवर्स को मैनिपुलेट कर दिया, एक में मैंने 8 आवर्स रखे, दूसरे में 6 आवर्स और तीसरे में 4 आवर्स, तो वो क्या होगी, मैनिपुलेशन होगी इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और कंट्रोल सिचुएशन क्या हो गई कि मैंने ये देखा कि क्या सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस ही उनकी इफेक्ट हो रही हो, ना कि उसके अंदर जेंडर आ रहा हो। ये ना हो कि मैंने एक देखा हो कि जो 8 स्लीपिंग आवर्स वाले लोग हैं उनमें फीमेल ज़्यादा हैं और मेल है ही नहीं। तो मेरी जो कंट्रोल है उनके पर पार्टिसिपेंट वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल सब सेम होने चाहिए, ताकि मेरा जो रिसर्च का एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल्ड हो। ओके जी, जैसे मैंने अभी बात की पार्टिसिपेंट वेरिएबल और एनवायरमेंटल वेरिएबल, तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट वेरिएबल वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जैसे जो पार्टिसिपेंट से रिलेटेड होती हैं, जो इनसे बिलोंग कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, इंटेलिजेंस। यानी कि मैं एकेडमिक परफॉर्मेंस देख रही हूँ और मैं सिर्फ स्लीपिंग आवर्स के साथ कॉन्टैक्ट देख रही हूँ, मैं ये नहीं देख रही कि किसी का आईक्यू स्कोर भी ज़्यादा हो सकता है कोई हाई आईक्यू वाला बंदा जो है वो कम सो के भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये मेरा पार्टिसिपेंट वेरिएबल है, मुझे इसको भी कंट्रोल करना है। एनवायरमेंटल वेरिएबल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि लाइटिंग, टाइम ऑफ द डे, वेदर कंडीशन। कुछ लोग बहुत जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है, जो उनके वेदर चेंज की वजह से भी उनके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, तो उनकी भी एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकती है। ये वाले एनवायरमेंटल वेरिएबल भी मैंने कंट्रोल रखने हैं इसके अंदर। ये जो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं, a researcher must ensure that the individual in treatment A are tested in the same environment as the individual in treatment B। जब मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी स्लीपिंग आवर्स वाली, तो उसमें मैंने ये देखना है कि मेरा पार्टिसिपेंट वेरिएबल और इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेम हो दोनों के लिए, या बल्कि तीनों ग्रुप्स के लिए। ओके जी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल मेथड का जिक्र हो रहा हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में भी आप पढ़ोगे। आपने, मैं श्योर यकीन रखती हूँ और मैं खुशफहमी है कि आप इन दोनों टर्म से वाकिफ हो गए, आपने रिसर्च में पढ़ा होगा, लेकिन एक दफ़ा स्कीम एंड स्कैन करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल मेथड, वन वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटेड मतलब चेंज की जाती है, वाइल अनदर वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। एक सेम है जो मैंने प्रीवियसली इसकी एग्जांपल दे दी। आप स्लीपिंग आवर्स के साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस देख सकते हो। आगे चलते हैं ताकि ये लेक्चर ब्रीफ हो सके। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, जो कि मैनिपुलेट हो गया रिसर्चर से। इन बिहेवियर रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द 2 और मोर ट्रीटमेंट कंडीशन टू विच सब्जेक्ट्स आर एक्सपोज्ड। यानी कि कोई जो भी इंडिपेंडेंट होंगे, ट्रीटमेंट कंडीशंस होती हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेट कर रही होती हैं, उनको हम यूजली चेक कर रहे होते हैं मैनिपुलेट करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वो होगा जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इसका ट्रीटमेंट इफेक्ट है या नहीं है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज ऑब्जर्व टू असेस द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या स्लीपिंग आवर्स जो हैं वो क्या हो गया हमारा ट्रीटमेंट, क्या इसका इफेक्ट आ रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर? तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट का इफेक्ट देख रहे हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिसका इफेक्ट देखा जा रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओके जी, इंडिविजुअल्स इन द कंट्रोल कंडीशन डू नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। अब कंट्रोल्ड कंडीशन, हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम मेक श्योर करते हैं कि हम दोनों ग्रुप्स को सेम ट्रीटमेंट दें। फॉर एग्जांपल, मैं एक वाले ग्रुप को कहूँ कि मैं आपको विटामिन की टैबलेट्स दे रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ उसका आपके इंटेलिजेंस के ऊपर असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरे को मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रही, कोई विटामिन भी नहीं दे रही, तो मुझे एक प्लेसबो इफेक्ट दे सकते हैं। मीन्स कि हो सकता है वो मुझे हमें कहे कि नहीं, जो लोग विटामिन ले रहे हैं जिसका इंटेलिजेंस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो कहें कि हमारा आईक्यू लेवल हाई हो रहा है। तो इसलिए क्या करना है कि दूसरे लोगों को हम कोई भी और चीज़ दे सकते हैं कि अच्छा आयरन की दे दी, या कोई भी और प्लेसबो इफेक्ट के लिए कि कोई मेडिसिन नहीं, बस उनको दे दी कि मेडिसिन के, आपकी मेडिसिन का इफेक्ट भी देखना आईक्यू के ऊपर, इनकी मेडिसिन का इफेक्ट भी देखना आईक्यू के ऊपर। तो ये हमारा कंट्रोल्ड कंडीशन होगी। इंस्टेड दे ईदर रिसीव नो ट्रीटमेंट और दे रिसीव अ न्यूट्रल प्लेसबो ट्रीटमेंट। The purpose of the control condition is to provide a baseline for comparison with the experimental condition, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट भी हमारे रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, इसलिए हम दोनों ग्रुप्स को एक प्लेसिबो ट्रीटमेंट देते हैं। एक को तो हमने ट्रीटमेंट दिया, दूसरे को प्लेसिबो ट्रीटमेंट। इंडिविजुअल विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन डू रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे दो हमारे पास ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक है कंट्रोल्ड कंडीशन जिसमें हमने ट्रीटमेंट नहीं देना, दूसरा है एक्सपेरिमेंट कंडीशन जिसमें हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ओके जी, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, ऑपरेशनल डेफिनेशन, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, रियल लिमिट, स्टैटिस्टिकल नोटेशन, समेशन नोटेशन, यानी कैलकुलेशन करने वाले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इन टर्म्स से थोड़ा थोड़ा वाकिफ हो जाना, गूगल कर लेना ताकि आपको लेक्चर सुनते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
ओके जी, क्लास पार्टिसिपेशन की भी एक छोटी सी असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, अभी भी वैसे असाइनमेंट का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ 7-8 लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, उनमें से एक ने शायद लेट सबमिट करवाई है, बाकी सबकी टाइम पे है। तो उन लोगों की असाइनमेंट क्लास पार्टिसिपेशन प्लस अटेंडेंस के अंदर जा रही है। बाकी सब लोग जो नहीं दे रहे हैं अपनी असाइनमेंट और जो इन टच नहीं है मेरे साथ, वो फिर ये सोचे कि उनकी क्लास पार्टिसिपेशन और अटेंडेंस के मार्क्स वेस्ट हो रहे हैं। आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 जनरल कैटेगरीज। अब वो 2 जनरल कैटेगरीज कौन सी हैं और उनके नाम बताने हैं बस, ठीक है। और दूसरा आपने ब्रीफली डिफाइन करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर, जिसके ऊपर 3 से 4 स्लाइड्स मैंने लिखी हैं। आपने सिर्फ ब्रीफली डिफाइन करना है, ओके। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।